हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक 9.2 मैकेनिकल डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट, जो कि इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग सिंस हम वेक्टर्स के ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। वेक्टर्स का हम काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो और यही चीज़ जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर को हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। स्पेसिफिकली कार्टेशियन सिस्टम में इसका यूज़ होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है और साथ में कुछ रिलेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम इस वीडियो के थ्रू उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसका नीड क्या है। हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल हमारे लिए आगे के एनालिसिस में काफ़ी काम आएगा। ये चीज़ तब इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी विल बी डूइंग सम हायर लेवल ऑफ वर्क जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें ये चीज़ बाद में रिवाइज ना करनी पड़े। ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि जो ओवरऑल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग में। इस वजह से भी हमारे जो ओवरऑल हम वेक्टर्स के इंडिविजुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बट फॉर दोस्त डोमेन्स टू। ठीक है, सो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे डिनोट करते हैं। इसका एक सिंपल तरीका कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को मैं यहाँ पे बोल्ड फेस में डिफाइन कर रहा हूँ। जो यहाँ पे कैपिटल वी वाला है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक स्केलर टाइम्स एक यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर जो स्केल हो रहा है, स्केल यानी कि सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैग्नीट्यूड से यानी कि स्केलर से। स्केलर बेसिकली नंबर्स टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि क्या चाहिए होता है, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। बट फॉर नाउ दो चीज़ें हम देखते हैं कि वो मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड हमारे ये मॉड बी बता रहा है। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर वाला जो टर्म है उसको दो बार्स के अंदर लिखने पे हम उसे मैग्नीट्यूड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम बिना ये एडिशनल करेक्टर लगाए भी अगर नॉर्मल फॉन्ट में इटैलिक्स में अगर हम उसे लिखते हैं या फिर स्मॉल केस में लिखते हैं तब भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एन है वो एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या, एक ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंगल मतलब सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है। कहने का मतलब ये बेसिकली जैसे स्केलर में वन होता है उसी तरीके से यूनिट वेक्टर जो उसी वही सिमिलर काम करता है हमारे वेक्टर डोमेन में। तो ओवरऑल उसका रोल सिर्फ डेफिनेशन डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन के बेसिस पे कार्टेशियन सिस्टम में उसे डिराइव किया। हमें मान लो एक वेक्टर पता था वी, जो एक मतलब मान लो फ्री स्पेस में एक वेक्टर है वी। वी को मान लो स्पैन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जो टेल है वो वेक्टर की टेल है और जो इसकी टिप है वो वेक्टर का हेड है। ये वेक्टर भी रैंडमली ऐसे पीस में ऐसे रखा हुआ है। मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें मेरे पास तीन पैरेलल परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड। मैं मतलब ये मेरी तीन फिंगर्स उन तीनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये रैंडम वेक्टर था, ये रैंडम में मेरे कार्टेशियन सिस्टम जो मैंने खुद से डिफाइन करो एज एन ऑब्जर्वर, मैं इसे ये डिफाइन करो। बीइंग यू एज एन ऑब्जर्वर तुम किसी और डायरेक्शन ओरिएंटेशन में ले सकते हो, वो अलग चीज़ है। बट पर्टिकुलरली फॉर माई ओरिएंटेशन जो मैं मान के चल रहा हूँ अपने कार्टेशियन सिस्टम में, उसके टर्म्स में मैं इसे कुछ वेक्टर कंपोनेंट्स के टर्म में लिखूंगा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कराएंगे इस वेक्टर पे। कहने का मतलब मैंने तीन एक्सेस जो डिफाइन की थी जो कि उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई जे के हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा सकता है, यहाँ पे एक्स एक्सेस है, इसके अलॉन्ग आई कैप होता है आई वेक्टर। ये वाई है, इसके अलॉन्ग जे वेक्टर है। सिमिलरली जेड है, उसके अलॉन्ग के वेक्टर है। ठीक है, इन तीनों एक्सेस के अलॉन्ग इस वेक्टर का जो पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा वो चीज़ वी एक्स वेक्टर, जिसे मैं वी एक्स टाइम्स आई लिख सकता हूँ क्योंकि मतलब मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया है यहाँ पे। सिमिलरली वाई वाले कंपोनेंट को वी वाई बोल सकता हूँ और वी जेड जेड वाले कंपोनेंट को। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट बेसिकली हम जब किसी वेक्टर को बनाने के लिए कुछ वेक्टर्स को सम करते हैं वेक्टर सम के थ्रू, तो वो इंडिविजुअल वेक्टर्स जिनके सम से वो रिजल्टेंट बना है उस रिजल्टेंट के लिए वो सारे के सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो मैं मान के चलूंगा कि मेरा अगर ये वी है जो फ्री वेक्टर है स्पेस में है अभी, मैं इसको देख रहा हूँ कि मैं तीन वेक्टर ऐसे ढूंढ के निकाले जिनके सम करने से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, वेक्टर सम करने से मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। ये मैं तीन वेक्टर मैंने कहाँ निकाले, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैं अपनी मर्जी से रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उनके टर्म्स में से लिखा। तुम अगर एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे तो उसके टर्म्स में अलग वैल्यू आएगी, बट ये वेक्टर एज इट इज रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। वेक्टर इन सेंस उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, जिस तरह से हम उसे लिख रहे हैं डिफाइन करें वी एक्स वी वाई वी जेड की वैल्यू फॉर योर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग हो सकती है, मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग हो सकती है। बट एज एन एक्चुअल वेक्टर का जो है वो तो चेंज नहीं होगा, जो एक्चुअल वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और उसकी एब्सोल्यूट किसी एब्सोल्यूट अगर रेफरेंस के टर्म्स में उसकी डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक, हमने इसको ओवरऑल उसके टर्म्स में लिखा। ये तीनों वेक्टर जो है वी एक्स वी वाई वी जेड तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस में है। तो क्या हुए, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैं तीनों के सम में इसे इंडिविजुअली सम कर सकता हूँ क्योंकि कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट टर्म्स में मैंने वी को लिख दिया। अब इसी टाइप से हमने डिफाइन ये भी करा था कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना हो तो उसी का डॉट कर दो उसी से, तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। तो यहाँ पे मेरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारे पास बेसिकली इसका डॉट करने पे हमारे पास आएगा वी एक्स का स्क्वायर
प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर है तो ये रूट आएगा, सिंस ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा। इसी टाइप से हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पे लिया ही था। तो अगर मेरा ये v की वैल्यू, v जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 ना हो, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। मेरे पास v पता है, मेरे पास y पता है, v मैंने डिफाइन किया था, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो मैं यूनिट वेक्टर भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, v का 0 ना होने का मतलब क्या हुआ, v का 0 कब होगा, जब ये तीनों के तीनों इंडिविजुअली 0, क्योंकि ये तीन पॉजिटिव क्वांटिटी है जिनका सम है। पहली बात, ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है। इक्वल तभी होगी जब ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 और अंदर वाली क्वांटिटी भी सब 0 होगी जब इंडिविजुअली तीनों से 0। इसका मतलब एज लॉन्ग एज वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों साथ में 0 ना हो, और इन शॉर्ट v जो वेक्टर है वो अगर 0 वेक्टर ना हो, तो हमारा ये मैग्नीट्यूड डिफाइन है और हमारा यूनिट वेक्टर भी डिफाइन। यहीं पे हमारी एक नई वो प्रॉपर्टी आती है कि जो 0 वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, एज यू कैन सी उसका हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज हमारा मैग्नीट्यूड 0 से बड़ा है, हम तभी उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेक्टर को डिफाइन करा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में करते हैं कि इसका एक्स की डायरेक्शन क्या है, वाई की डायरेक्शन मतलब। अब मैं एक चीज़ है कि जो v का मैंने यूनिट वेक्टर निकाला उसको मैं एज ए निकाल रहा हूँ आई जे के लिए टर्म्स में, मैं इसे ऑल्टरनेटिवली एंगल्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। किस टाइप के एंगल से, एंगल इन द सेंस कि मेरा जो v वेक्टर है वो आई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या है डायग्राम में देख के थीटा एक्स बना रहा है, ये सिमिलरली ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा वाई, और जेड एक्सिस से थीटा जेड एंगल बना रहा है। मुझे ये तीन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए, मैं उन्हें कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने उसके कोसाइन के इन तीनों एंगल्स के कोसाइंस को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन। थीटा एक्स का जो होगा उसे हम एल बोलेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, थीटा वाई का होगा तो उसे हम एम बोलेंगे, और थीटा जेड होगा तो उसे एन बोलेंगे। ठीक है, अब वो एंगल निकलेंगे कैसे, ये सब कंपोनेंट्स कैसे थे हमारा, एन के तीन कंपोनेंट है, एन को खुद तीन यूनिट वेक्टर के खुद तीन कंपोनेंट्स हैं आई जे के क्या लॉ। तो मुझे क्या चाहिए, उन तीनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट आउट करना है। मैंने आई कंपोनेंट लूंगा तो वो उसका कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, अगर तुम ऐसे देखो, ये तुम्हारा ये कोई रैंडम वेक्टर है, ये तुम्हारा ऐसे इस डायरेक्शन में हमारा आई कैप जा रहा है, सही है। तो मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों के बीच में अगर डॉट कर दूँ, वी डॉट आई करूँ, ये दोनों ऐसे वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में डॉट करूँगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी मॉड ऑफ वी, और मैं इसमें आई का मॉड कितना होता है 1, इनके बीच में कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी, मैंने इसके मैग्नीट्यूड क्या दिया वी, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी डॉट आई डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी। अच्छा, वी डॉट आई कितना होगा, वी हमारा क्या था वी एक्स आई कैप, आई मैं वेक्टर स्विच करके होगा वी वाई जे कैप जे वेक्टर, और वी जेड के, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया था मेरे वी वेक्टर को। अब मैं इसमें अगर आई डॉट करूंगा तो क्या होगा, इसका डॉट टू डॉट, आई का आई से डॉट करने पे 1 आएगा, आई का जे से करने पे 0 आएगा, आई का के से करने पे भी 0 आएगा, तो ये फाइनली वी जो मेरा वी डॉट आई होगा वो मेरा आ जाएगा वी एक्स। सिंपल, मेरा वी एक्स आ गया न्यूमरेटर में, मेरा मैग्नीट्यूड भी नीचे है। सिमिलरली मैंने इनके लिए किया, इनके लिए किया, मेरे पास ये तीनों के तीनों आ गए। तो मैंने क्या किया, अपने डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन कर दिए। ये मेरे यूनिट वेक्टर, ये जो है वेक्टर, इसके अलावा जो डायरेक्शन जा रही है वो वेक्टर की, ये अपने रेफरेंसेस के टर्म्स में एंगल्स की कोसाइंस को बता रहा है। हम कोसाइंस एंगल में जा सकते हैं, वी कैन शिफ्ट थ्रू इट, उसमें इतना इशू नहीं, विद इन दैट उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन करके। अब बात करते हैं हम इसको एक प्रॉपर्टी, अपनी एक प्रॉपर्टी या कहते हैं रिलेशन डिफाइन डिराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब, मेरे पास वी दिया हुआ था, ठीक है, मेरा वी क्या था, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है, मेरे पास वी एक्स है। अब इसका जो वो है कोसाइन थीटा एक्स है जो एल है, कोसाइन थीटा एक्स जो एल है वो वी एक्स बाई वी है। अगर मैं वी को यहाँ ऊपर ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर दूँ एल से, तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड वी टाइम्स एल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू मॉड वी टाइम्स एल एम, ऐसी वी जेड इज इक्वल्स टू मॉड वी टाइम्स एम। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दी। मैं ये डालने में क्या हुआ, मैं मॉड भी लिखूँ या सिर्फ नॉर्मल भी लिखूँ, अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो इट्स टोटली फाइन। तो मेरा क्या ये केस क्या है, ये आई एम और एन आ गए के सर, वी सेंस एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, स्केलर को मैं वेक्टर से बाहर भी निकाल दूँ, इट डोंट्स मैटर, क्योंकि वो स्केलर से हम वेक्टर से वैसे भी अलग कर सकते हैं। मैंने वो अलग किया, मैं यहाँ पे अब ये चीज़ मेरी डिफाइन हो गई थी। मैंने अब यहाँ से इस स्टेप के बाद क्या किया, मैंने वी वेक्टर को डिराइव अपने डिवाइड कर दिया उसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बन जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। उसका यूनिट वेक्टर कितना है, इन तीनों का सम, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ये यूनिट वेक्टर है। ये चीज़ हम नोटिस करो, हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यही चीज़ आ रही है, डायरेक्शन कोसाइन टाइम्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो वो हमें हमारा यूनिट वेक्टर देता है।
तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। अगर हमें थीटा पता है तो हम उसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, अगर हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पता है या कंपोनेंट्स पता है उस वेक्टर के तो हम उस टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वी का अपने जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो मैं अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो क्या होगा, एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू किसका मैग्नीट्यूड, अपना एल टाइम्स आई का प्लस एम टाइम्स जे का प्लस एन टाइम्स के का मैग्नीट्यूड। इनका मैं इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका इसी से डॉट करो, इसका इसी से डॉट करने में क्या होगा, जैसे पी के केस में हुआ था इंडिविजुअल आई जे के वालों का स्क्वायरों की सम होगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है उनका ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी की वजह से इंडिविजुअल का स्क्वायर दिया आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इन डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू टोटली 1 होती है। अब एक चीज यहाँ पे खास क्या है, अगर एक डायरेक्शन कोसाइन मान लो ये एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक की तरफ बढ़ाऊंगा तो उसका क्या होगा, उस तरफ कॉम्पोनेंट बढ़ेगा। कॉस की तरफ देखो क्या होता है, कॉस का जब एंगल छोटा होता है तो वो चीज की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, कॉस 90 हमारा क्या होता है 1, कॉस 90 हमारा 0 है और हमारा कॉस 0 हमारा 1 होता है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम जितना एंगल उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसका थीटा कम होगा तो हमारा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का मतलब अगर मेरा कोई वेक्टर जो है वो अगर एक्स की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा, उसका एल बढ़ेगा, एल की वैल्यू बढ़ेगी। वो एल की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे बदले में एम और एन को कंपनसेट करना पड़ेगा और उन दोनों को अपने वैल्यू घटाना पड़ेगा सो दैट द कंस्टेंट सेटिस्फाई। इसका मतलब ओवरऑल मेरे जो भी वेक्टर डिफाइन होगा वो एक इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो एक तरफ से कंपोनेंट एक तरफ ज्यादा मतलब एल को हमारी तरफ बेसिकली क्या दिखा रहा है एक तरफ से कि हमारे उस पर्टिकुलर वेक्टर में हमारे आई का कितना रोल है, एल की जितनी ज्यादा वैल्यू उसका आई का उतना ज्यादा रोल है फॉर दैट यूनिट वेक्टर। सिमिलरली एम रिप्रेजेंट करे हमारे वाई को, इस तरह से एन रिप्रेजेंट करे हमारे के को। तो इन तीनों का इंडिविजुअल रोल जो है उसका सम एक फिक्स्ड है, तो अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। तो ओवरऑल हमारे कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन को हम उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करा, यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंट करने का एक ऑल्टरनेटिव वे देखा है और साथ में उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी निकाला। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन